बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि लास्ट लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, tangible assets, intangible assets, various depreciation methods like straight line, declining balance method, double declining balance method, units of output method, sum of years, digit methods, and we have discussed liabilities, current liabilities and long-term liabilities. Today we will discuss the various items: CASI reorganization, foreign currency translation, unrealized holding gains and losses, equity oriented, deferred compensation, employee stock, ownership plans, treasury stock, and we will practice the exercises. First of all, we will discuss the liabilities. In liabilities, we will discuss the long-term liabilities. Long-term liability means due in a period beyond 1 year or operating cycle, and long-term liabilities related to financial arrangements and operational obligations. We will discuss one by one. First of all, under the heading of long-term liabilities, we will discuss the financial arrangements. Notes payable and bonds payable, secured by property, mortgage notes. जैसा कि लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉन्ड्स कि कंपनी जब बैंक से लोन ना लेना चाहे तो कंपनी कैन इशू दी बॉन्ड्स फॉर द गेटिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। बॉन्ड्स जब इशू करेंगे, अगर उसके अगेंस्ट, बॉन्ड्स के अगेंस्ट अगर कोई आपने रियल एसेट की सिक्योरिटी मॉर्गेज करवाई हुई है तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड बॉन्ड्स, सिक्योर्ड लोन्स। तो बॉन्ड्स इशू करते हुए किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा? नंबर 1 कि व्हेन कंपनी विल इशू द बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी मेंशन्ड इन द bonds, like okay, how much interest will be paid to the bond holders. Suppose company is offering 8% interest on bond, 8% will be mentioned on the bond. Number 2, value of the bond will be stated on the bond, that is called par value, face value, स्टेटेड वैल्यू। ये तीनों नाम एक ही चीज के नाम है। अनदर नेम इज प्रिंटेड वैल्यू, कि वो बॉन्ड कितने का है। और नंबर 2 कि बॉन्ड जो है इशू किया जाएगा और बॉन्ड के ऊपर ये भी मेंशन होगा बॉन्ड विल बी दी कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। व्हाट डज मीन कॉलेबल? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉलेबल एंड नॉन कॉलेबल? कि बिफोर मैच्योरिटी कंपनी बॉन्ड को वापस बॉन्ड होल्डर से ले सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉलेबल। लेकिन कंपनी को बॉन्ड के ऊपर ये मेंशन करना पड़ेगा कि दैट बॉन्ड विल बी द कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। अगर कॉलेबल होगा, सपोज कंपनी हैज इशूड द बॉन्ड 100 रुपीज, वो कॉलेबल जो होगा वो 100 का वापस नहीं होगा, वो नॉर्मली अबव दी पार वैल्यू होगा। तो सपोज कंपनी इज ऑफरिंग 105 रुपीज,
तो 5 रुपीज जो अबव पे की जा रही है ड्यू टू कॉलेबल। तो कंपनी जब बॉन्ड होल्डर से बॉन्ड अपना वापस लेगी तो 5 रुपीज पर बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड होल्डर को पे करेगी। दैट इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड। व्हाट इज नॉन कॉलेबल? इट मीन्स कि वो बॉन्ड नॉन कॉलेबल है, बिफोर मैच्योरिटी कंपनी उसको डिमांड नहीं कर सकती, बॉन्ड होल्डर से वापस नहीं ले सकती। दैट इज कॉल्ड नॉन कॉलेबल। तो मजीद डिटेल हम डिस्कस इसकी करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, वो बॉन्ड जिसके अगेंस्ट रियल एसेट की सिक्योरिटी हो, लाइक प्रॉपर्टी की हो, किसी मशीनरी की हो, किसी बिल्डिंग की हो, तो उसको हम सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं और मॉर्गेज भी कहते हैं। क्रेडिट एग्रीमेंट्स, क्रेडिट एग्रीमेंट मीन्स रेडी लाइन्स ऑफ क्रेडिट दैट में रिक्वायर अ कंपनसेटिंग बैलेंस। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज मीन? इसका मतलब यह है कि कंपनी वांट्स टू गेट ए लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनी ने अप्लाई किया लोन। सपोज कंपनी ने अप्लाई किया 100,000 रुपीज और लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बैंक, लेकिन कंपनी ने उसको अभी तक यूज नहीं किया, वो बैंक के पास ही पड़ा हुआ है। जब तक कंपनी उस लोन को यूज नहीं करेगी उस वक्त तक वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। और अगर कंपनी उस लोन को इस्तेमाल नहीं करती तो लाजमी है कि कंपनी विल हैव टू पे द कमिटमेंट फी ऑफ अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द लोन। सपोज कंपनी ने लोन लिया 1 लाख रुपए, जिसमें से कंपनी ने 10,000 यूज किया और 90,000 यूज नहीं किया, तो कंपनी मस्ट पे दी कमिटमेंट फी ऑन 90,000। कंपनी मस्ट पे दी इंटरेस्ट ऑन 10,000 कि जो पोर्शन कंपनी ने यूज कर लिया, 90,000 यूज नहीं किया, तो कंपनी विल हैव टू पे दी कमिटमेंट फी। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनसेटिंग बैलेंस। व्हाट इज कंपनसेटिंग बैलेंस? कंपनी से बैंक डिमांड करता है कि जब आप लोन लेंगे तो इतने % कंपनी डिसाइड करेगी और बैंक डिसाइड करेगा कि इतने % लोन का पोर्शन आप विथड्रॉ नहीं करेंगे, वो हमारे पास रखेंगे एज ए कंपनसेशन। तो वो भी आपको अमाउंट बैंक के पास रखवानी पड़ेगी। नॉट ए लायबिलिटी अनटिल फंड्स आर ड्रॉन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लोन बैंक से लिया गया लेकिन आपने अभी बैंक से निकलवा के इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड कि वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड को बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स की कंटिन्यूशन है। बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स सोल्ड एट पार, सोल्ड एट प्रीमियम, सोल्ड एट डिस्काउंट। यानी कि बॉन्ड्स आपका 3 मेथड से इशू किया जा सकता है। पार का मतलब जो वैल्यू बॉन्ड के ऊपर मेंशन है, दैट इज कॉल्ड पार वैल्यू। यानी कि जो बॉन्ड के ऊपर, जैसे 100 रुपीज का नोट होता है, वो 100 रुपीज इज अ पार वैल्यू। लेकिन माइंड में ये रखिएगा, ये बॉन्ड प्राइस बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके से कंपनी जब अबव द पार वैल्यू बॉन्ड इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या मतलब कि आपकी पार वैल्यू 100 मेंशन है लेकिन कंपनी ने ये बॉन्ड सपोज 110 रुपए का इशू किया, 10 रुपीज पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया, तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इशूड ऑन प्रीमियम। और बॉन्ड ऑन डिस्काउंट क्या है कि जब कंपनी बॉन्ड को पार वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू करे। क्या मतलब 100 रुपीज का बॉन्ड है, कंपनी ने उसको 95 का इशू किया, यानी कि एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू किया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एक बात माइंड में रखें कि जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी, 106 रुपए का मैंने एग्जांपल दी इशू किया, लेकिन जब कंपनी वापस बॉन्ड लेगी बॉन्ड होल्डर से, तो कंपनी 100 रुपए के हिसाब से 100 रुपीज के हिसाब से वापस करेगी, ना कि 106 देगी। 6 रुपीज कंपनी का
प्रॉफिट होगा। और दूसरी सूरत में जब डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किया, जो कि मैंने आपको बताया 95 का है, तो 5 रुपीज़ कम पे बॉन्ड मिला, तो ये बॉन्ड होल्डर का बेनिफिट है। और जब कंपनी वो बॉन्ड वापस मांगेगी तो कंपनी पे करेगी 100 रुपीज़, ना कि 95। ये दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को आपको माइंड में रखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, प्रीमियम और डिस्काउंट इज एमोर्टाइज्ड इनटू इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या मतलब कि जब आपने सपोज इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया या प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया या डिस्काउंट पे आपने इशू कर दिया, अब उसका इफेक्ट किसी एक साल पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको जितनी बॉन्ड की लाइफ है उस लाइफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सपोज आपका बॉन्ड 20 ईयर्स का है, ट्वाइस अ ईयर आपने इंटरेस्ट पे करना है। इसका मतलब है कि कंपनी बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट 20 ईयर्स में 40 दफ़ा देगी, क्योंकि साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देगी, तो 20 साल हैं, 40 टाइम्स देगी। तो उसमें 40 टाइम्स कंपनी को इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है बॉन्ड के ऊपर जो दे रहे हैं, तो 40 टाइम्स ही आपने डिस्काउंट को भी अमोर्टाइज करना है जो आपने इशू किया है, और 40 टाइम्स ही अगर आपने प्रीमियम भी इशू किया तो उसको अमोर्टाइज करना है। बॉन्ड कैरिंग वैल्यू इज अमोर्टाइज्ड एट पार वैल्यू। तो वो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पार वैल्यू पे अमोर्टाइज होगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक्स। क्या मतलब कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कि समटाइम्स बॉन्ड होल्डर को कंपनी ऑप्शन देती है कि आप अपने बॉन्ड्स को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एज ए बॉन्ड होल्डर ही और शी कैन नॉट बी दी ओनर ऑफ द बिजनेस, लेकिन इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स ही और शी विल बी दी ओनर ऑफ द बिजनेस। तो आप अपने बॉन्ड होल्डर से कन्वर्ट करवा सकते हैं, किसके अंदर, बॉन्ड होल्डर से आप कन्वर्ट करवा के कॉमन स्टॉक होल्डर बन जाएंगे एंड यू विल बी दी ओनर ऑफ द बिजनेस। कन्वर्जन फीचर एनहांसेस बॉन्ड सेलिंग प्राइसेस। You can see a diagram, bonds at par, premium or discount. You can see in diagram कि बॉन्ड जब इशू किया गया तो 8% इंटरेस्ट कंपनी ने ऑफर किया कि आपको सालाना 8% बॉन्ड की पार वैल्यू पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और जबकि आपने देखा कि ऊपर वाले एरो पे 6% है। क्या मतलब कि व्हेन बॉन्ड विल बी इशूड ऑन द प्रीमियम, इंटरेस्ट विल बी दी 6%, और जब आपको बॉन्ड इशू किया जाएगा डिस्काउंट पे तो इंटरेस्ट रेट विल बी दी 10%। तो आप इसको अच्छे अंदाज में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रीमियम पे आपको कम इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है और डिस्काउंट पे ज़्यादा किया जा रहा है। What are the operational obligations? Deferred taxes. What does mean deferred taxes? Difference between accounting and tax methods. क्या मतलब? कि मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। Company is using double declining balance method for tax purposes. Suppose आपका एक एसेट है 100 रुपीज़ का और 20% उसका नॉर्मल रेट है डेप्रिसिएशन का, डबल डिक्लाइनिंग के तहत वो 40 हो जाएगा। तो 100 के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 40 रुपीज़ आएगी। तो आपका जो 40 रुपीज़ का एक्सपेंस है वो डेप्रिसिएशन आएगा, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और क्या होगा कि आपका टैक्सेस भी कम लगेंगे। लेकिन जब आप अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करेंगे कि 20% ही रहेगा। आप 100 पे 20% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो दैट विल बी दी 20 रुपीज़। तो आप देखें एक्चुअली डिफरेंस आ गया आपके टैक्स में। क्यों? जब 40 रुपीज़ ऊपर एक्सपेंस आएगा टैक्स कम लगेगा। यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन जब 20 रुपीज़ आएगी तो टैक्स
आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड टैक्सेस। डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग revenue and expense for accounting and tax purposes only. Next is warranty obligation. What are the warranty obligations? वारंटी आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आप रोज़ाना बेसिस पे उसको डील करते हैं। आप समझते हैं कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे वो वारंटी पे होगी। अगर उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सर्विसेज में कोई डिफरेंस आएगा तो यू कैन क्लेम दी वारंटी फ्राम दी ऑर्गेनाइजेशन। एस्टिमेटेड अराइज फ्राम ऑफरिंग प्रोडक्ट वारंटीज estimated to achieve matching of sales revenue and associated expenses of warranty. Product warranty requires the seller to correct any deficiencies in quantity, quality, performance for a specific period of time. Warranty obligations are estimated in order to recognize the obligation, add the balance sheet, charge the expense to the period of sale. क्या मतलब, जिस पीरियड में वो एसेट सेल होगा उसी पीरियड को वारंटी के एक्सपेंस को आप चार्ज करेंगे। दैट इज कॉल्ड वारंटी ओब्लिगेशन। ऑपरेशनल ऑब्लिगेशंस के अंडर एक हेडिंग है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस सपोज वन ओनर इज द ओनर ऑफ द 90% ऑफ द कंपनी शेयर्स, वन ओनर इज ओनली 10% इज द ओनर ऑफ द शेयर। नॉर्मली माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट है ये ना तो लाइबिलिटी कंसीडर की जाती है ना ही ये ओनर्स इक्विटी कंसीडर की जाती है, लेकिन सम कंपनीज न्यू ट्रेंड के मुताबिक इसको लाइबिलिटीज लेती हैं, सम कंपनीज इसको ओनर्स इक्विटी लेती हैं। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम जस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। इन केस ऑफ एनी कंपनी इज कंसिडरिंग minority interest as a liability and might be possible one company is considering as a shareholder equity. For the analysis purposes आप minority interest को liability consider करेंगे for the purpose of analysis। अगर आप उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस 2 दफ़ा करना पड़ेगा। एक दफ़ा इसको लाइबिलिटी कंसीडर करना पड़ेगा और सेकंड टाइम आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी कंसीडर करना पड़ेगा। रिपोर्टेड ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट इन द इक्विटी ऑफ ए पार्शियली हेल्ड सब्सिडियरी बाय द नॉन मेजॉरिटी ओनर्स, not a liability, but for the purposes of analysis treat as a liability। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ other non-current liabilities as circumstances warrant, जैसे कि वारंटी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि हमारी लाइबिलिटी होगी या नहीं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन नो कि भी ये है या नहीं। दैट इज कॉल्ड अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। Redemption preferred stock. Redemption preferred stock means basically preferred stock को कैसे redeem करना है। तो preferred stock को redeem करने का तरीक़ेकार ये है कि जब maturity आएगी तो आप क्या करेंगे कि preferred stock holder से अपने stock वापस ले लेंगे, उसके बाद में उसको पैसे दे देंगे। Excluded from shareholders equity for analysis treat as a liability. Stockholders equity. The residual ownership interest in the assets of an entity that remains after deducting its liabilities. Stockholders equity के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं and in stockholders equity two things will be included, paid in capital and retained earnings. Paid in capital को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। What is the paid in capital? In some states referred to as stated value,
considered legal capital by many states, established by the articles of incorporation, usually a minimal value. क्या मतलब? Paid in capital when company offering the shares to the general public, तो जिस प्राइस पे पार वैल्यू के ऊपर शेयर इशू किए जाएंगे और वो जो पैसा जनरल पब्लिक से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पेड इन कैपिटल. नो पार स्टॉक. पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल. इसका क्या मतलब है? एडिशनल पेड इन कैपिटल मीन्स सपोज आपकी पार वैल्यू है पर शेयर 5 रुपीज़ और लेकिन आपने मार्केट में शेयर फ्लोट किए कंपनी ने, एबीसी कंपनी ने, और आपने 25 रुपीज़ का एक शेयर ऑफर किया, जबकि आपकी पार वैल्यू जो थी वो ओनली 5 रुपीज़ थी. तो 25 माइनस 5 तो रिमेनिंग क्या आ गया? 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ विल बी दी एडिशनल पेड इन कैपिटल, यानी कि पार वैल्यू से आपने जो ज़्यादा ऑफर किया, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल. इशू प्राइस in excess of par value, that is called additional paid in capital. Other sources: treasury stock transactions, stock dividend transactions, and donated capital. All things we will discuss very soon in detail. Common stock, shareholders ownership, voting rights, election of board of directors, major corporate decisions. क्या मतलब? बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के स्टॉक है नॉर्मली. एक को हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स कहते हैं और दूसरे को हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कहते हैं. कॉमन स्टॉक होल्डर्स से मुराद कि वो ओनर्स हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का इख्तियार होता है और उनके पास वोटिंग राइट होता है. यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके शेयर होल्डर्स ने मिल के इलेक्ट करने होते हैं, वो वोट दे सकते हैं उनके इलेक्शन के लिए. लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है कि वोट दे के तो उनको इलेक्ट कर सकें. और दूसरा, जब वो उनके पास वोटिंग राइट है तो उनके पास डिसीजन करने के राइट्स भी हैं और वो कंपनी के मेजर डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड कॉमन स्टॉक होल्डर्स. लिक्विडेशन राइट्स सेकेंडरी टू क्रेडिटर्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक. क्या मतलब? कि जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट राइट दिया जाएगा क्रेडिटर्स को कि आप कंपनी के एसेट बेच के क्रेडिटर्स के जो लोन है वो वापस किए जाएं, और सेकंड राइट जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को. प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कोई पेमेंट कंपनी के पास बैलेंस बचेगी तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी गिवन टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स. इस टर्मिनोलॉजी का ये मतलब था. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक? प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक मीन्स preference should be given to the some person for the purchase of company stocks. Number 1. Number 2, प्रेफर्ड स्टॉक में आपको डिविडेंड फिक्स दिया जाएगा. पहले ही से डिसाइड कर लिया जाएगा कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हाउ मच डिविडेंड विल बी गेट. मसलन या तो वो परसेंटेज में होगा कि आपकी पार वैल्यू का 7%, 8%, 9%, कोई भी परसेंटेज जो भी डिसाइड हो जाए उसका डिविडेंड आपको दिया जाएगा, या फिर अमाउंट में बता दिया जाएगा कि पर शेयर 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपको डिविडेंड दिया जाएगा. यानी कि आपका डिविडेंड प्रॉफिट का परसेंटेज पहले ही से डिसाइड होगी, जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता. कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पर शेयर कितना डिविडेंड देना है. लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के लिए पहले ही से सारी परसेंटेज और अमाउंट फाइनल होगी. नंबर 1. नंबर 2 कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो है बेसिकली
उनको जो डिविडेंड दिया जाएगा वो उसकी दो काइंड्स हैं। एक होती है कैमुलेटिव डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर, एक होते हैं नॉन कैमुलेटिव। कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का क्या मतलब है और नॉन कैमुलेटिव का क्या मतलब है? कैमुलेटिव का मतलब यह है कि जब कंपनी को सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ, सपोज ईयर 2010 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 2011 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 2012 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो सबसे पहले क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को 2010 का डिविडेंड दिया जाएगा, देन 2011 का दिया जाएगा। अगर अमाउंट बच जाएगी प्रॉफिट में से तो फिर 2012 का दिया जाएगा। अगर उसके बाद कुछ बचेगा तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा। यानी इन केस ऑफ कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एरियर मस्ट बी गिवन टू दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, यानी बकाया जात भी दिए जाएंगे। तो फिर व्हाट इज नॉन कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक क्या हुआ कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई एरियर, कोई बकाया जात किसी भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स पार्टिसिपेटिव, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। अब पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स क्या हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है? पार्टिसिपेटिव से मुराद ये है, फर्ज कर लें कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को 10% दिया जाएगा प्रॉफिट, यानी कि इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। और उसके बाद बाकी पैसा कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉमन स्टॉक होल्डर्स की परसेंटेज कुछ भी गिवन नहीं है तो बाकी जो पैसा बचेगा तो मिनिमम 10% तक उनको बाकी पैसे का दे दिया जाएगा उनके पार वैल्यू के हिसाब से। लेकिन उसके अबाव फर्ज कर लें कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस हुआ वो 12% है, 10% प्राइवेट स्टॉक के लिए। अगर वो पार्टिसिपेटिव हैं प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स तो 2% जो एक्स्ट्रा है वो अगर कॉमन स्टॉक होल्डर को मिल रहा है तो वो 2% बराबर की अमाउंट उसके पार वैल्यू के प्रोपोर्शन से प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को भी दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आ गई होगी। पार्टिसिपेटिव क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ कि इन केस ऑफ अबव परसेंटेज इज गिवन टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, तो वो जितनी अबव होगी परसेंटेज कंपेयर दैन टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, उतनी ही परसेंटेज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी एक्स्ट्रा पे की जाएगी। तो नॉन पार्टिसिपेटिव में क्या है कि एक्स्ट्रा पेमेंट में से जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे रहे हैं, हम कोई पेमेंट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को नहीं देंगे। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि चैप्टर के एंड पे हमने इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने हैं। डज नॉट नॉर्मली कन्वेइंग वोटिंग राइट्स, क्या मतलब? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट भी नहीं होता, यानी कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स वोटिंग राइट्स के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर सकते हैं, डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के केस में दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स, दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी। May carry any or all of these features in case of preferred stock. Preference given to the shareholders in case of dividend, accumulation of dividends जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, participation in dividend beyond stated dividend rate ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, convertible into common stock ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस नहीं की। क्या मतलब? सम टाइम कंपनी गिवन चांस टू दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कि यू कैन कन्वर्ट दी प्रेफर्ड स्टॉक इनटू दी कॉमन स्टॉक। बाज़ दफ़ा कंपनी अपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को ये चांस देती है कि आप अपने प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? कॉमन स्टॉक के अंदर। तो वो जो भी प्राइस कंपनी ऑफर करेगी, जो भी उस वक्त प्राइस होगी, उस पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब वो कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी दी ओनर ऑफ द बिजनेस, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, एंड उनके पास वोटिंग राइट भी होगा और डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने का राइट भी होगा। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस इन लिक्विडेशन सेकेंडरी टू क्रेडिटर्स। ये मैं भी बता चुका हूँ कि जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कंपेयर देन टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। सबसे पहले उसके पैसे वापस किए जाएंगे। अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचेगा तो रिमेनिंग बैलेंस शुड बी गिवन टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉलेबल एट इश्यू डिस्क्रिशन। इश्यू डिस्क्रिशन मीन्स, क्योंकि इश्यू डिस्क्रिशन पावर इज विद द कंपनी। इफ कंपनी वांट्स टू गेट बैक द शेयर्स फ्रॉम द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स तो दे कैन। रिडेम्पशन एट फ्यूचर मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि ये बता चुका हूँ जो भी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर लिखी हुई है कितने के वो शेयर्स हैं, तो वो रिडीम किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। डोनेटेड कैपिटल। व्हाट इज डोनेटेड कैपिटल? डोनेटेड कैपिटल आपका क्या है कि समटाइम आपके शेयर होल्डर्स कुछ स्टॉक कंपनी को डोनेट कर देंगे, तो वो जो डोनेटेड कैपिटल है वो भी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में ऐड होगा। समटाइम्स आपका सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आपको कोई ज़मीन का पीस, लैंड ऑफ पीस जो है वो डोनेट कर देती है कंपनी के लिए, ताकि वो लोग वहाँ पे फैक्ट्री लगाएं और लोगों को रोज़गार मिले। तो उस लिए वो जो लैंड देंगे उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू को हम एज ए स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में लिखेंगे, वो भी कैपिटल का हिस्सा बनेगा। दैट इज कॉल्ड डोनेटेड कैपिटल। डोनेटेड बाय आउटसाइड एंटिटीज, शेयर होल्डर्स सरेंडर ऑफ स्टॉक। क्या मतलब कि शेयर होल्डर समटाइम स्टॉक से सरेंडर कर देते हैं और वो स्टॉक कंपनी को दे देते हैं ताकि कंपनी डेवलप करे। दैट इज कॉल्ड डोनेटेड कैपिटल। I think you can understand very well about the preferred stock and donated stock. We have discussed in detail. Next is retained earnings. Already we know about the retained earnings कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया among the shareholders, that is called retained earnings. Undistributed earnings of the corporation, that is called retained earnings. Net income for all prior financial years, less dividend declared to shareholders, यानी कि जो अमाउंट एज ए डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस की वो आप माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, अदर कास्टली रीऑर्गेनाइजेशन। समटाइम कंपनी डेफिसिट में चली जाती है और कंपनी को ये अलाउड है कि वो अपने एसेट को रीइंस्टेट करे और अपने एसेट की रीवैल्यू करे और अपने डेफिसिट को माइनस कर दे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से, तो इसको हम कास्टली रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट यूएस में आम है और यूएसए बेस्ड पे भी ये कंसेप्ट गिवन है। Eliminates a deficit, balance of retained earnings. Retained earnings are dated 5 to 10 years, यानी कि 5 से 10 साल तक आप अपनी retained earning को reduce कर सकते हैं। Equity oriented deferred compensation. What does mean? A reduction to stockholders' equity that is amortized to future periods of employee service. Employee stock ownership plans. Employee stock ownership plan से मुराद ये है कि एम्प्लॉइज को ओनरशिप कंपनी की दे दी जाए। तो आपको पता है कंपनी में ओनरशिप कैसे मिलती है, जब कंपनी के आप शेयर खरीद लें। सपोज आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी पेंशन के पैसे को कंपनी आपको ऑफर कर दे कि उस पैसे से आप हमारे शेयर खरीद लें, तो यू विल बी दी
ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। A qualified pension plan, already I have told you, tax benefits for the employer and employee. Unearned compensation reduces stockholders' equity. Treasury stock. Treasury stock के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे। समटाइम्स कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस शेयर होल्डर से ओपन मार्केट से परचेज कर लेते हैं। जब कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस परचेज करेगी तो उसका मतलब ये होगा कि दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। स्टॉक परचेज्ड एंड हेल्ड बाय द इशूइंग कंपनी, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजर। ट्रेजरी स्टॉक रिकॉर्डेड एट पार, डिडक्टेड फ्रॉम पेड इन कैपिटल, यानी कि जब ट्रेजरी स्टॉक हम वापस खरीदेंगे तो हम उसको पार पे रिकॉर्ड करेंगे और पेड इन कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, डिडक्ट फ्रॉम टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी reconciles the beginning and ending balances of all components of stockholders' equity. Account change indicate issue of stock, paid in capital increase, acquisition of treasury stock increase, net income, retained earning increases, dividends, retained earnings decreases। ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को चेंज कर देती हैं। तो यही क्वेश्चन था कि अकाउंट चेंज इंडिकेट्स। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन इश्यूज। व्हाट आर द इश्यूज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट? फाइनेंशियल एनालिसिस इज complicated by many assets recorded at cost rather than fair value। आपको पता है कि बैलेंस शीट के मैक्सिमम आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि फेयर वैल्यू पे। ये एक प्रॉब्लम है। वेरिंग वैल्यूएशन मेथड्स, और फिर वैल्यूएशन मेथड्स आपके वेरी करते हैं विद इन अ फॉर्म फ्रॉम आइटम टू आइटम। एक कंपनी के अंदर आइटम टू आइटम वेरी करते हैं, विद इन इंडस्ट्री फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी में भी ये वेरी करते हैं। नॉट ऑल आइटम्स ऑफ वैल्यू आर लिस्टेड एज एसेट्स। सर्टेन contingent liabilities may be excluded. Chapter and problem. This exercise has taken from your textbook. Question मैं इसको पढ़ रहा हूँ, स्लाइड में नज़र आ रहा होगा आपको भी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसमें इंटरेस्ट लें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या है? The Agarwal company has had 10,000 shares of 10%। क्या मतलब? 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए 10%। 10% जब इस तरह की परसेंटेज साथ गिवन हो, इट मीन कि ये प्रॉफिट स्टॉक है। अगर उसके साथ परसेंटेज गिवन हो, इट मीन ये कंफर्म है कि वो प्रॉफिट स्टॉक है। 100 पावर वैल्यू, $100 इसकी पार वैल्यू है, जो मैं आपको पार वैल्यू बता चुका हूँ, स्टेटेड वैल्यू को भी कहते हैं। और आगे उसने लिखा है प्रॉफिट स्टॉक, तो मैंने आपको पहले बता दिया ये प्रॉफिट स्टॉक है। एंड 80,000 शेयर्स ऑफ $5 स्टेटेड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कॉमन स्टॉक। ये 5 जो डॉलर है ये पार वैल्यू दी हुई है और 80,000 कॉमन स्टॉक के शेयर इशू किए गए, आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट 3 years। Dear students, during that period, dividends paid total, यानी कि लास्ट 3 years में इशू किए गए। फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड पे किया गया वो 0 है आपके सामने। सेकेंड ईयर में जो डिविडेंड पे किया गया वो 200,000, और जो थर्ड ईयर डिविडेंड पे किया गया है वो 220,000 है।
फॉर ईच ईयर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या है, अगेन रिपीट करता हूँ। 10,000 शेयर इशू किए गए प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% उनको डिविडेंड दिया जाएगा। 100 पार वैल्यू है एक शेयर की। नंबर 2, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 80,000 शेयर इशू किए गए और उसकी पार वैल्यू है 5। और आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड की कोई परसेंटेज या कोई अमाउंट गिवन नहीं है। थर्ड पॉइंट इज कि आपकी डिविडेंड की डिटेल दी हुई है। फर्स्ट ईयर में डिविडेंड 0, सेकेंड ईयर में 200,000, थर्ड ईयर में 220,000। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स दैट मस्ट हैव बीन पेड to preferred stock holders and the common stock holders in each of the 3 years given the following 4 independent assumptions। यानी कि 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके मुताबिक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले डिविडेंड देना है, फिर हमने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड में ये बात रखनी है जो कि मैंने आपने प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के बारे में थ्योरी में बताया कि कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात आप माइंड में रखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। आई थिंक यू कैन नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज आई एम विद यू। प्लीज देखिए कैसे हल करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कैमुलेटिव। क्या क्वेश्चन है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर एक तो नॉन कैमुलेटिव है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर नॉन पार्टिसिपेटिंग है और कैमुलेटिव है, यानी कि आपको एरियल मिलेगा लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा जितना डिविडेंड बचेगा यानी प्रॉफिट बचेगा वो सारे का सारा हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे देंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करने लगा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। बड़ा स्लो करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। देखें क्या कैसे हल करते हैं इसको। दोनों को मैंने अलग-अलग कॉलम में लिख लिया, यानी कि प्रेफर्ड वाले कॉलम में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का पोर्शन ऑफ डिविडेंड आ जाएगा और कॉमन स्टॉक वाले में कॉमन स्टॉक का डिविडेंड का पोर्शन आ जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। फर्स्ट ईयर मैंने क्या लिखा कि दोनों को डिविडेंड 0 मिलेगा। क्यों बता सकते हैं? डेफिनेटली बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वी विल नॉट गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, दैट्स इट। सेकेंड ईयर पे आ जाए। सेकेंड ईयर पे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हमने डिविडेंड देना है। और आपको याद होगा कि एक तो उसके 10,000 शेयर्स हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की, 10% उसके ऊपर डिविडेंड है और 100 पार वैल्यू है। और ये माइंड में रखिएगा, ये कैमुलेटिव है। कैमुलेटिव से मुराद पिछले साल के एरियर हमने देने, ये बात अपने माइंड में रखनी है, ये मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिएगा। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 पार वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये आगे आपके 10 लाख वैल्यू, यानी कि 10 लाख डॉलर के आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक्स है। तो इसके ऊपर 10% आपको मिलेगा डिविडेंड। ये लिखा हुआ था ना, देख लें स्लाइड में देख लें। तो इसके ऊपर 10% में ले लेंगे। दैट विल बी दी 100,000, यानी कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा 1 साल का वो 1 लाख मिलेगा। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, क्योंकि 1 लाख आपको मिल रहा है
बेसिकली 1 साल का, तो 2 सालों का कितना मिलेगा आपको? डेफिनेटली 200,000 मिलेगा। ये बात आप माइंड में रखिएगा। तो ये जो डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया है, ये बेसिकली पहले साल का एरियर है। ये जो लाख मैंने लिखा है, ये किस चीज का है? फर्स्ट ईयर का एरियर है। तो आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं कि एरियर्स फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अभी आपको करंट ईयर यानी कि सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलना है, तो उसकी कैलकुलेशन भी सेम होगी जैसे कि फर्स्ट ईयर की हुई है। यानी कि क्या मतलब? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू इज इक्वल टू $1 मिलियन। आपके टोटल स्टॉक की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 100,000 इज द पार्ट ऑफ द डिविडेंड। ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया। तो सेकंड ईयर के लिए भी आप यही करेंगे। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर डिविडेंड फॉर सेकेंड ईयर। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं जो ऊपर मैंने किए, तो सेम अमाउंट आएगी 100,000। तो मैंने क्या किया, 1 लाख कैमुलेटिव का बताया था कि पिछले एरियर आपको मिलेगा, तो 1 साल का आपको एरियर मिला पहले साल का, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट 0 था। तो हमने भी ये पढ़ा था कि कैमुलेटिव में उसको एरियर मिलेगा। तो 1 लाख पहले साल का मिल गया, 1 लाख दूसरे का मिल गया, तो हमारा टोटल प्रॉफिट था 200,000। तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 0 मिलेगा, यानी कि कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा और वो डिविडेंड नहीं लेगा क्योंकि पैसे नहीं बचा। ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो उम्मीद है बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। तो व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, उसको हम जाके स्लाइड पे देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स पार्टिसिपेट्स अप टू 12% ऑफ द पार वैल्यू। अब वो 12% तक वो जो है पार वैल्यू का वो क्या करेगा, शेयर करेगा। एंड इज कैमुलेटिव, और वो कैमुलेटिव भी है, ये भी माइंड में रखें। यानी उसको कैमुलेटिव भी है, पिछला एरियर भी देना है, और एक्स्ट्रा जो पेमेंट उसको मिलेगी उसके अंदर वो शेयर भी करेगा। तो देखें कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। पार्ट बी, फर्स्ट ईयर, वही प्रॉफिट की हेडिंग आपके सामने ऑलरेडी हमने दी हुई है, 0 मिलेगा। ये ईयर फर्स्ट है, ईयर सेकेंड, प्रेफर्ड। कैलकुलेशन ऊपर दी गई है। कैलकुलेशन आपके लिए स्टूडेंट सेम रहेगी। क्या कैलकुलेशन होगी? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 पार वैल्यू, उसका फिर 10% ले लेंगे, वो 1 लाख आ जाएगा। तो आपको ये एरियर मिल गया फर्स्ट ईयर का। फिर अगेन एरियर्स सेकेंड ईयर के लिए 1 लाख,
ये सेकेंड ईयर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। थर्ड ईयर में हम जाएंगे, 220,000 आपका प्रॉफिट है, year third preferred 100,000. Calculation will be the same. 10,000 shares multiplied by 100 par value is equal to $1 million multiplied by 10 divided by 100, तो 100,000 आपको मिल गया। अब इसमें एरियर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम सेकेंड ईयर में एरियर दे चुके हैं। तो बाकी हमारे पास बच गया 1,20,000 क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमारा था 2,20,000। अब ये यानी अब कम से कम 10% तक ज़रूर मिलेगा क्योंकि 10% इसको डिविडेंड मिल रहा है और इस क्वेश्चन में कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि कॉमन स्टॉक वाले की परसेंटेज क्या बनती है। मसलन उसकी पहले पार वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, यानी कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक। उसके शेयर्स आप क्वेश्चन में जाकर देखें कितने शेयर्स थे। उसके शेयर्स हैं 80,000 और 5 ईच है। कॉमन 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, 400,000, इसका 10% लेंगे आप 40,000। ये कैलकुलेशन क्या की है? इन दिस केस परसेंटेज ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स इज नॉट गिवन। तो हम सबसे पहले मिनिमम उसको कितना डिविडेंड देंगे? मिनिमम डिविडेंड देंगे बेसिकली अप टू दी परसेंटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की क्या परसेंटेज थी? 10% थी। तो हमने सबसे पहले इसकी पार वैल्यू से स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट की, वो आई 4 लाख, उसका हमने 10% लिया 40,000, तो ये 40,000 आपको मिल जाएगा। अब क्या है, रिमेनिंग आपका बैलेंस बच गया, यानी कि 1 लाख उसको मिल गया, 40,000 उसको मिल गया। तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास जो बच गया है वो कितना है? वो हमारे पास है 80,000। कितना है? 80,000, यानी कि 220,000 माइनस 100,000 माइनस 40,000, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 80,000। तो उसकी देखें कैसे कैलकुलेशन है कि जो कि कहा गया है कि ये पार्टिसिपेटिव है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे से वो भी पैसा लेगा। एक्स्ट्रा क्या है? 2%। ठीक है, देखते हैं वो कैसे कैलकुलेशन। अगर आपको याद हो तो प्रेफर्ड वाले के प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के लिए उसकी जो पार वैल्यू है वो टोटल हमारे पास पार वैल्यू से कैलकुलेट करके $10 लाख जो है वो हमारे पास उसकी क्या है? स्टॉक वैल्यू। इसका 2% लेंगे तो दैट विल बी दी 20,000। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। ये इसको क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा? उसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो पार्टिसिपेट है। पार्टिसिपेट कैसे करेगा? अगर एक्स्ट्रा उसे मिलेंगे कॉमन स्टॉक वाले को, तो प्रेफर्ड स्टॉक वाले को भी एक्स्ट्रा लाजमी डिविडेंड हम देंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से कॉमन स्टॉक वाले को, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 2% मिलेगा। 2% ऑफ 4 लाख। वो कैसे आया था? ऊपर हमने कैलकुलेट किया 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 400,000 और इसका हम लेंगे 2%, तो 8,000। रिमेनिंग बच गया हमारे पास डिविडेंड टू कॉमन स्टॉक 52,000। टोटल प्रेफर्ड स्टॉक को मिलेगा 1,20,000 और कॉमन स्टॉक वाले को मिलेगा 1 लाख।
डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दोबारा मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंडीशन थी कि प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स पार्टिसिपेटिव है, तो कॉमन प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स की जो परसेंटेज वो 10% है। हमने पार वैल्यू और मल्टीपल बाय शेयर्स करके वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाली, उसके ऊपर हमने 10% लिया, उसका 1 लाख डिविडेंड आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स की कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो हमने सेम परसेंटेज इंप्लीमेंट कर दी कॉमन स्टॉक वाली के ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक की। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाली। कैसे निकाली? शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई। उसका हमने 80% लिया, तो वो हमने दे दिया कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। अब 2% एक्स्ट्रा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हम देंगे, क्योंकि 12% कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे रहे हैं, तो 2% एक्स्ट्रा किसका लेंगे? उसकी पार वैल्यू का, वो 20,000 आ गया। तो 2% एक्स्ट्रा कॉमन स्टॉक वाली की पार वैल्यू को लेंगे, तो कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू ऑफ स्टॉक थी वो 4 लाख थी, वो 8,000 आ गई। तो अब हमने देखा टोटल प्रॉफिट 2,20,000 था, उसमें से सारे माइनस करके बचा क्या? तो रिमेनिंग बैलेंस शुड बी गिवन टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स, दैट इज द $52,000। और टोटल जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 120,000 और जो दूसरे को मिलेगा वो 100,000। दैट वाज दी सेकंड कंडीशन। दोबारा हम स्लाइड पे जाते हैं, क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन देखते हैं वो क्या है। Dear students, third condition is preferred stock is fully participating and cumulative. इस कंडीशन में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर फुली पार्टिसिपेटिव है और क्यूमुलेटिव भी है। इसमें देखते हैं क्या करते हैं हम। सी पार्ट, ईयर फर्स्ट टॉप पे प्रेफर्ड कॉमन, ईयर फर्स्ट को दोनों में डिविडेंड 0-0 जैसा कि हमने लास्ट में किया, वो आपने देख ली। ईयर सेकंड प्रेफर्ड प्रेफर्ड वाले को 100,000 जैसा कि गिवन है 100,000। ईयर सेकंड में प्रेफर्ड वाले को एरियर्स फॉर फर्स्ट ईयर 100,000, टोटल 200,000, कॉमन स्टॉक वाले को 0। ये तो एक कंडीशन थी कि फर्स्ट ईयर में 0 था, तो हमने क्या किया, कॉमन स्टॉक वाले को कुछ नहीं दिया, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट क्योंकि 0 था। सेकंड ईयर में प्रॉफिट 200,000 था, तो हमने फर्स्ट ईयर का एरियर दे दिया और सेकंड ईयर का उसका प्रॉफिट दे दिया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो सेकंड ईयर। प्रॉब्लम कहाँ पे है? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर पे आप आ जाए, प्रेफर्ड $100,000, कॉमन का क्या था? 80,000 शेयर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालें, मल्टीप्लाई बाय 5, 400,000। इसका आप 10% ले लें, तो ये आ जाएगा 40,000। क्यों? क्या हम मैक्सिमम कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 10% दे सकते हैं, क्योंकि कॉमन स्टॉक का हमारे पास डिविडेंड अनाउंस इस तरह नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम प्रेफर्ड स्टॉक वाली परसेंटेज से उसको दे देते हैं। रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस बच गया, क्योंकि टोटल हमारा बेसिकली जो प्रॉफिट था वो 220,000 था। 220,000 माइनस 100,000 जो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, माइनस 40,000।
80,000। हमारे पास जो भी प्रॉफिट बच गया वो 80,000 है। अब इसमें इशू ये है कि वो पहले जो लिमिट थी वो 2% एक्स्ट्रा वाली थी, अब यहाँ पे फुली पार्टिसिपेटिव है। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रेशो ले लेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट हम रेशो लेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी रेशो किस बेस पे लेंगे, हम इसकी रेशो उनकी पार वैल्यू के ऊपर वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेसिस पे लेंगे। तो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक का जो टोटल स्टॉक वैल्यू वो क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन प्लस हमारे पास कॉमन स्टॉक वाले की वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, 400,000 प्लस 400,000 इज इक्वल टू 14 लाख। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल आ गई। अब हम इसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, यानी कि रेशो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक के लिए 100,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख और कॉमन स्टॉक के लिए 4 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख। तो पहले का आ जाता है 71.43% और सेकंड का आ जाता है 28.57%। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रेशियो से हम रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 220,000 माइनस 100,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 80,000। तो 80,000 को हम इस रेशियो से तकसीम कर देंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 71.43 डिवाइडेड बाय 100, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 28.57% डिवाइडेड बाय 100, फर्स्ट की आ जाएगी 57,144 और 22,856। और इसका टोटल आ जाएगा $62,856। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 इयर्स का जो टोटल डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दिया गया वो है $157,144 और जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया गया वो है $62,856। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, इस पार्ट में उसने कहा कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स फुली पार्टिसिपेटिव है। फुली पार्टिसिपेटिव से मुराद कि जिस प्रोपोर्शन से प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया उसी प्रोपोर्शन से हमने कॉमन स्टॉक को दिया और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच गया उसको हमने उनकी स्टॉक वैल्यू की रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो हमारी लास्ट और फोर्थ क्या रिक्वायरमेंट है, वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्या है इसमें, ना तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, ना ही नॉन क्यूमुलेटिव। यानी कि क्या मतलब, उसको एरियर भी नहीं दिया जाएगा। बहुत सिंपल ये वाली कंडीशन है। इसको हम देखते हैं कैसे हल हो सकती है। ईयर फर्स्ट
0 0 year second preferred 100,000 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और रिमेनिंग हम दे देंगे कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। ईयर थर्ड में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ईयर थर्ड में प्रेफर्ड 100,000 और रिमेनिंग कॉमन स्टॉक 120,000। डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में आपने देखा बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। 100,000 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड मिल गया। वो कैसे मिला वो हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई पे उसकी पार वैल्यू ली तो 1 मिलियन के हो गए। वो हमारी स्टॉक वैल्यू आ गई, उसका हमने 10% लिया, वो डिविडेंड आ गया। बाकी 1 लाख बच गया क्योंकि इसमें एरियर नहीं थे। 1 लाख बच गया सेकंड ईयर में, तो 1 लाख हमने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे दिया। थर्ड ईयर में हम आए तो उसमें हमने क्या किया कि 220,000 प्रॉफिट है, तो सेम कैलकुलेशन ईयर 2 वाली कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 1 मिलियन आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो आपका 100,000 डिविडेंड आ गया। तो 2,20,000 प्रॉफिट था, 1,20,000 बच गया, तो $1,20,000 जो है एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी बेसिकली गिवन टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो उम्मीद है कि ये चारों कंडीशन आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गई होंगी। बहुत सिंपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक और हम प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बहुत जल्द हल कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। दिस क्वेश्चन आल्सो टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन क्या है, स्लाइड की तरफ आए देखें। द रसुल कंपनी हैज हैड 5,000 शेयर्स ऑफ 9%। अगेन 9% आ गया। क्या मतलब इसका? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं जब परसेंटेज में बात हो, शेयर्स के बारे में हो तो क्या मतलब है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है ये प्रेफर्ड स्टॉक्स है। 100 पावर वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक एंड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 पावर वैल्यू कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट 2 years. During the most recent year, dividend paid total $65,000. In the prior year, dividend paid total 40,000. यानी कि लास्ट ईयर आपने 40,000 डिविडेंड दिया और मोस्ट रिसेंट ईयर में 65,000 दिया। एक बात। नंबर 2, प्रेफर्ड स्टॉक के पास 5,000 शेयर्स हैं, 100 पार वैल्यू है, 9% डिविडेंड है। कॉमन स्टॉक के 10,000 शेयर्स हैं, पार वैल्यू $10 है। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स दैट मस्ट हैव बीन पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स इन ईच ईयर गिवन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असम्पशंस। यानी कि ये 4 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने इंडिपेंडेंट सॉल्व करनी है। प्रेफर्ड स्टॉक इज fully participating and cumulative. First requirement is preferred stock is fully participating and cumulative. पहली कंडीशन में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर फुली पार्टिसिपेट भी करेंगे और कैमुलेट भी करेंगे। तो देखते हैं ये रिक्वायरमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज देखिएगा। Problem 2, year first, preferred, common, preferred stockholders
वही कैलकुलेशन सेम है, 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 पार वैल्यू इज इक्वल टू 500,000, 9% लेंगे तो ये बनेगा 45,000। ये स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है कि टोटल हमने डिविडेंड प्रायर ईयर में 40,000 दिया, जबकि ये कम्युलेटिव है। बनता कितना था बता सकते हैं? बनता था 45,000, तो हमने दिए ही 5,000 कम, तो ये 5,000 हम अगले साल पहले इसको देंगे, तो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कुछ देंगे। तो देखें कैसे कैलकुलेशन होगी। ईयर 2 प्रेफर्ड वाले का जी 5,000 एरियर्स फॉर प्रायर ईयर 5,000, देन करंट ईयर कैलकुलेशन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 45,000। फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 9,000। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या कैलकुलेशन की गई? यहां कैलकुलेशन ये है कि सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के 5,000, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर 40,000 डिविडेंड दिया गया था, जबकि कैलकुलेशन में 45 था। तो हमने क्या किया, 5,000 पहले एरियर दे दिया, फिर हमने करंट ईयर का 45,000 दे दिया, 50,000 चला गया। फिर हमने कॉमन स्टॉक होल्डर्स की कैलकुलेशन की उसकी स्टॉक वैल्यू से, वो 9% हम देख सकते हैं, तो वो 9% आ गया। तो ये टोटल हमने 59,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 65, 6,000 की भी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने कहा फुली पार्टिसिपेटिव है, तो सेम रेशियो हम लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में ली थी। हम टोटल इसके स्टॉक को लेके वैल्यू को दोनों के तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेफरेंस स्टॉक की क्या वैल्यू है टोटल स्टॉक की 500,000 प्लस इसकी रेशियो कॉमन स्टॉक वाले की 600,000। ये हमारे पास टोटल बेसिकली अमाउंट आ गई प्रेफरेंस स्टॉक की और कॉमन स्टॉक की। अब हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेशियो लास्ट टाइम बताया था मैंने, प्रेफरेंस स्टॉक कैसे करेंगे 500,000 डिवाइडेड बाय 600,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कॉमन की 100,000 डिवाइडेड बाय 600,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट की आती है जी 83.3% और सेकंड की आती है 16.7%। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया, क्या बैलेंस बचा 65,000 प्रॉफिट है, जिसमें से 5,000 एरियर दे दिया, 45 करंट ईयर का डिविडेंड 50 हो गया, 9,000 गिवन टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स, तो ये 59 हो गया। तो रिमेनिंग बैलेंस क्या हमारे पास बता सकते हैं 6,000। तो ये जो रेशियो हमने निकाली है ये 6,000 पे हम इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 83.333% डिवाइडेड बाय 100, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 16.7 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट टोटल आ जाएगी जी इसकी 5,000 और इसकी 1,000। इनका आप टोटल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों के वैल्यू स्टॉक को ऐड किया, ऐड करने के बाद रेशियो फाइंड आउट की, रेशियो हमने इंप्लीमेंट कर दी रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर। रिमेनिंग बैलेंस कौन सा है कि डिविडेंड दोनों को देने के बाद जो बैलेंस बच गया उसी हमने प्रोपोर्शन से उनके दरमियान तकसीम कर दिया। तो सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इज प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्या है
सेकेंड रिक्वायरमेंट कि ना ही तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ही वो कैमुलेट कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। तो देखते हैं जी, ईयर फर्स्ट, प्रेफर्ड, कॉमन, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर, $45,000 हमने कैलकुलेशन की थी, बनता था 40,000 मिला, तो प्रॉफिट हमारे पास था भी 40,000, कॉमन को 0 मिलेगा। ये सेकंड, प्रेफर्ड, ये सेकंड में हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका डिविडेंड क्या बनता है 45,000, ठीक है। और हमारे पास ये सेकंड में अब हमने कोई एरियर नहीं देना, कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं देना, क्योंकि ये नॉन कम्युलेटिव है। तो हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट है ईयर सेकंड में? हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 65,000, जिसमें से हमने 45 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दे दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 20,000 बचता है, तो हमें वो 20,000 कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे देना। ये स्टूडेंट्स, ये थी सेकेंड रिक्वायरमेंट, सिंपल के नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कैमुलेटिव। तो हमने ये कैलकुलेशन की, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी हैव ओनली थ्रू बेसिकली रिमेनिंग टू बेसिकली असम्पशंस। तो हमें स्लाइड पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। थर्ड रिक्वायरमेंट इज प्रेफर्ड स्टॉक पार्टिसिपेट्स अप टू 10% ऑफ इट्स पार वैल्यू एंड इज कैमुलेटिव। क्या रिक्वायरमेंट है कि प्रेफर्ड स्टॉक 10% तक पार्टिसिपेट करेगा और वो कैमुलेटिव भी है। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस असम्पशन, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। ईयर फर्स्ट, प्रेफर्ड 5,000 multiply by 100, 500,000 multiply by 9 divided by 100, 45,000. ये स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन में क्योंकि ये कम्युलेटिव है तो 45,000 प्राइवेट स्टॉक बनता है, उसका डिविडेंड, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही 40,000 था, तो हमने 40,000 का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू दी प्रॉफिट स्टॉक होल्डर्स, तो लिहाजा हमारे पास प्रॉफिट ख़त्म हो गया। तो ये सेकंड में आप देखें क्या करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स डिविडेंड, एरियर आएगा इसमें 5,000 का, करंट ईयर का डिविडेंड 45,000 और कॉमन स्टॉक वाले को जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9,000। तो यहाँ सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। हमने क्या किया, सेकंड ईयर में जाके पहले प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को उसका एरियर दिया 5,000, देन उसका करंट ईयर का डिविडेंड हमने दिया 50,000 हो गया। कॉमन स्टॉक होल्डर्स का हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट किया था 9,000, तो 9,000 हम उसको दे दिया 59,000। तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स। और वो कह रहा है कि वो 1% तक पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि 9% तो ऑलरेडी इसको दे दिया, 1% एक्स्ट्रा देना है। तो प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास 6,000। तो देखें कैसे कैलकुलेशन होती है।
5,000 shares multiplied by 100 par value is equal to 500,000 multiplied by 1%. That will be the 5,000. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया इसमें कि सबसे पहले एरियर दिया, फिर उसका करंट ईयर का डिविडेंड दिया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, फिर 9,000 कॉमन स्टॉक होल्डर्स का दिया 9% के हिसाब से, बाकी रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट बच गया 6,000, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 9% से अबाव 1% ज्यादा हमने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक निकाल ली, तो वो आ गई 500,000, उसका 1% लिया, 5,000 आ गया। 5,000 वुड बी गिवन टू दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। 6,000 में से 5,000 माइनस करे 1,000, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी गिवन टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी। 4th की तरफ आते हैं कि 4th रिक्वायरमेंट क्या है। 4th एंड लास्ट रिक्वायरमेंट, प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कैमुलेटिव। कैमुलेटिव है लेकिन पार्टिसिपेटिंग नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है, तो जरा ज़हन में रखिएगा। हेडिंग दे दें प्रेफर्ड कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ईयर फर्स्ट प्रेफर्ड $5,000 multiplied by 100, 500,000 multiplied by 9 divided by 100. क्या किया कि ये कम्युलेटिव था लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग था। जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका डिविडेंड बनता है $45,000, जबकि हमने उसे 40,000 दिए। इसका मतलब है 5,000 एरियर बनता है, जो कि हम उसको नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन देखिएगा। ईयर 2 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स $5,000 multiplied by 100, 500,000 multiplied by 9 divided by 100, 45,000. Area for first year 5,000. तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 5,000 उसको एरियर दे दिया, 45,000 उसके करंट ईयर का हमने क्या दे दिया, डिविडेंड। तो टोटल हमारा डिविडेंड कितना है, 65,000 माइनस 50,000 वी हैव पेड ऑलरेडी, तो रिमेनिंग बैलेंस इज $15,000। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिव है। तो ये 15,000 एज इट इज सारे का सारा वी कैन गिव टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर्स 15,000। डियर स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेशन देखी कि लास्ट वाले पॉइंट में तो उसने कहा कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है लेकिन कैमुलेटिव है। तो हमने एरियर दे के सेकेंड ईयर में बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो हमने प्रॉफिट एज ए डिविडेंड टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको अच्छे अंदाज में आ गए होंगे, समझ गए होंगे। बहुत आसान है, थ्योरी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पहले, देन हमने न्यूमेरिकल किए। टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस आइटम्स। कासी रीऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स एंड लॉसेस, इक्विटी ओरिएंटेड deferred compensation, employee stock ownership plans, and we have discussed today treasury stock, and we have solved the various exercises. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।
बहुत अच्छी समझ आई होगी. Keep in touch and please concentrate on the practical questions. Concentrate on yourself. Take care. Thank you very much. Allah Hafiz.